हेलो डियर फ्रेंड्स। आइए हम आज बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का। आज अध्याय है दाब अर्थात प्रेशर। प्रेशर पे बात करने वाले हैं, तो इससे पहले बात करने से पहले ये देख लें कि दाब है क्या। दरअसल जब किसी एकांक क्षेत्रफल पर किसी भी प्रकार का बल लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अर्थात दाब बराबर दाब दाब को हम P से व्यक्त करते हैं। दाब बराबर बल बटे एकांक क्षेत्रफल। क्या चीज? बल बटे एकांक क्षेत्रफल होता है। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है या एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति क्या होती है। तो दाब को सबसे पहले दाब को हम पास्कल में नापते हैं। किसमें नापते हैं? पास्कल में इसको नापा जाता है। पास्कल, इसे पास्कल में नापा जाता है, याद रहेगा। अब बात करते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और इसे हम पास्कल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पास्कल भी बोल सकते हैं। किसे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल के रूप में देखते हैं। तो याद रहेगा कि दाब का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, या इसे हम पास्कल कहते हैं। दाब को हम पास्कल के रूप में मापते हैं। दाब क्या है कि जब कोई बल किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाया जाता है तो उस बल से उत्पन्न हुए दाब को हम दाब कहते हैं। अब बात आती है कि ये राशि कैसी है, क्या है। देखो, राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश राशि, और एक होती है अदिश राशि। आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा होगा, तो बल जो है, देखो सदिश क्या होता है? जिसकी दिशा निर्धारित होती है उसे हम सदिश कहते हैं, जबकि जिसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है उसे हम अदिश कहते हैं। तो दाब भी इसी प्रकार का एक राशि है जिसे हम अदिश राशि के रूप में जानते हैं। अर्थात दाब लगाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वायुमंडलीय दाब, जिसकी हम बराबर चर्चा करते हैं। वायुमंडलीय दाब, इस दाब को हम वायुमंडल के रूप में देखते हैं। देखो, पढ़ाया जाता है कि वायुमंडल की 4-5 परतें होती हैं। इनमें हम वायुमंडलीय दाब का अध्ययन करते हैं। किसी भी प्रकार का जैसे कोई भी यान वगैरह उड़ता है वो सब वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब है इसे किस रूप में नापा जाता है या इसका मात्रक क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार होता है। ठीक, एसआई मात्रक, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। याद रहेगा, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। और वहीं पर जब बात करते हैं इसके मात्रक की, या मतलब एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर 10⁵ इंटू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हम देखते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि जो प्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जैसे किसी व्यक्ति, मान लो प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जो घायल है उसे एरोप्लेन से कितनी ऊंचाई तक भेजा जा सकता है। हद से हद उसे 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रखा जाएगा। इसके ऊपर रखना उसके लिए जोखिम हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाते ही वायुमंडल का दाब घट जाता है। तो आइए देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर और फिर होता है नीचे आने पर। दो हैं, एक है ऊपर जाने पर, एक है नीचे आने पर। ठीक है, जब हम जितना ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ही वायु दाब घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा। वहीं जब जितना नीचे आते चले जाएंगे वायु दाब क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाने पर दाब घटता है, नीचे आने पर दाब बढ़ता है। यही कारण एक है कि किसी भी घायल व्यक्ति को
प्लेन के द्वारा अत्यधिक ऊंचाई से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है। यही एक कारण होता है कि जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं और उनका समयाकाल लगभग पूरा हो चुका होता है, ऐसी स्त्रियों को प्लेन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता। क्यों? शरीर का वायु दाब अधिक होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर कम हो जाता है। इससे शरीर के फट जाने की आशंका लगी रहती है। एक प्रश्न ऐसे बनता है कि पहाड़ों पर जाने पर खाना देर से क्यों बनता है? सबसे बड़ा एक ही कारण होता है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, यही कारण है कि वहाँ पर खाना देरी से बनता है। यही कारण है कि वहाँ पर व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जितनी ऊंचाई पे जाते जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होगा, हमारे अंदर शरीर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि हम सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और इसी कारण जितने भी पर्वतारोही होते हैं इनको अलग से ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, जिससे ये अपने वायुमंडलीय दाब को यथास्थिर बनाए रखें, क्योंकि ऊपर जाने पर ना ही सांस ले पाते हैं और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। परंतु सबसे बड़ा कारण क्या है कि वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडलीय जो दाब है वो घट जाता है। अब बात करते हैं वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं, क्या करते हैं? बात करते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यह एक यंत्र है, ठीक, वायु दाब मापी यंत्र है। अब बात आती है इसकी क्रिया कैसी होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है। इसके देखो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती है, 1 2 3। पहला होता है कि अचानक घट जाना। क्या होता है जब इसका मान जो होता है अचानक घट जाए, अचानक घट जाए, पहला। अब दूसरा होता है कि जब धीरे धीरे घटे, अचानक ना घटकर धीरे धीरे से घटे, ठीक। अब तीसरा होता है कि धीरे धीरे से ऊपर उठे। कैसे? धीरे धीरे से ऊपर उठे। ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और इन तीनों पर निर्भर करता है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं या मतलब जब हम बात करते हैं कि कोई वायुमंडलीय बैरोमीटर जो है इसका मान जो अचानक घटने लगता है, बात करते हैं अचानक घटने की, इसका मतलब होता है कि आंधी तूफान आने वाली है। क्या मतलब होता है कि आंधी तूफान आने वाला है। मतलब बैरोमीटर का जो मान होता है अचानक घटना, ये इंगित करता है कि आंधी तूफान आने वाला है। वही जब धीरे धीरे नीचे घटता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। किसकी संभावना होती है? वर्षा की संभावना होती है। लेकिन जब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो ये बताता है कि मौसम साफ होगा। क्या बताता है? कि मौसम साफ होगा। याद रहे ये जो दिए हुए हैं अभी तक जो कुछ हमने बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ही चैप्टर में हम पूरा का पूरा आपको कवर करवा रहे हैं। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यद्यपि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये चैनल अच्छा लगे, पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी कीजिए। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं, एक तो वायुमंडलीय दाब हो गया, अब बात करते हैं द्रव के दाब की। किसकी बात करते हैं? द्रव के दाब की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्रव के दाब का मतलब क्या होता है। दरअसल द्रव के दाब का मतलब होता है जैसे कोई भी बर्तन ले लो, उसकी बर्तन की देखो दीवारें हर चीज़ की होती है, चाहे बर्तन हो या कमरा हो, घर हो, किसी भी चीज़, हर चीज़ की दीवारें होती हैं, भले ही क्यों ना कोई वस्तु हो। तो बात रहती है कि द्रव के अणुओं द्वारा जब बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे हम द्रव का दाब कहते हैं। देखते हैं, यहाँ कह रहा है कि द्रव के अणुओं द्वारा, किसके? द्रव के अणुओं द्वारा जब द्रव मतलब कोई किसी भी बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किस पर? एकांक क्षेत्रफल पर। यहाँ एक चीज ध्यान रखो, एकांक क्षेत्रफल किसका है? बर्तन मतलब द्रव का, मतलब बर्तन के एकांक क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा या द्रव के अणुओं द्वारा उसकी दीवार या तली पर लगने वाले बल को, किसकी बात कर रहा है? लगने वाले बल को। अब एकांक क्षेत्रफल कैसा है? उसका या तो दीवार होगा या उसकी तली होगी। इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। याद रहेगा, द्रव के दाब का जो सूत्र होता है वो होता है P
इक्वल टू एच डी जी। जी को हम गुरुत्वीय त्वरण के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के रूप में देखते हैं। वहीं पर डी घनत्व को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? डी घनत्व होता है। देख लो एक बार। एच ऊंचाई को दर्शाता है। किसके? बर्तन की ऊंचाई दर्शाता है। याद रहेगा। तो दाब, द्रव का दाब क्या करता है? द्रव जो है समान ऊंचाई पर द्रव का घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण। अब इसकी बात हम करते हैं कि जैसे कोई भी मान लो बर्तन है, सपोज डेट ये एक बर्तन है, अब इसमें ये जल भरा हुआ है, ठीक। तो इसकी जो इकाई होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो एक ही क्षैतिज या एक ही बिंदु सीमा होगी। मान लो कि ये बिंदु सीमा है, ये वाली बिंदु सीमा है। अब इस पर जितने भी बल या जहाँ पर भी दाब की हम बात करेंगे, हर जगह पर दाब समान होगा। क्या होगा? दाब समान होगा। मतलब एक ही क्षैतिज पर लगने वाला दाब समान होगा, ठीक। अब बात करते हैं कि इसे हम किस प्रकार से देखते हैं या क्या करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले द्रव को हम किस रूप में देखते हैं? तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, हम लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा पास्कल का नियम। क्या पढ़ा होगा? पास्कल का नियम। ये पास्कल का नियम किससे संबंधित है? दरअसल पास्कल का जो नियम है ये द्रव के दाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्रव के दाब से संबंधित है। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि जो द्रव का दाब है ये निर्भर किस पर करता है? क्या ऊंचाई पर निर्भर करता है, गहराई पर, कि अधिक मात्रा पर या बर्तन के आयतन पर? जी नहीं। द्रव का जो दाब है ये केवल घनत्व पर निर्भर करता है। किसके? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। हमने अभी आपको बताया कि पास्कल का नियम किस पर निर्भर करता है, मतलब किस पर आधारित है, या पास्कल के नियम से हम क्या जान सकते हैं। तो दरअसल द्रव का जो द्रव दाब है इसे हम पास्कल के नियम के रूप में देख सकते हैं। वहीं पर जैसे कोई भी चीज़ होते हैं, जैसे यंत्र हुए, हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, मतलब लिफ्ट हुआ, प्रेस हुआ या ब्रेक हुई। हम लोग देखते हैं गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है। हम घरों में प्रेस यूज करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं। तो चाहे लिफ्ट हो, प्रेस हो या ब्रेक हो, याद रहेगा। लिफ्ट हो, प्रेस हो या ब्रेक हो, ये तीनों के तीनों पास्कल पर आधारित हैं या पास्कल के नियम पर आधारित हैं। हमने अभी आपको बताया कि द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के घनत्व पर द्रव का दाब निर्भर करता है। याद रहेगा। ना गहराई, ना ऊंचाई, ना आयतन बर्तन के किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं कि किसी भी दाब, कोई भी दाब होता है ये गलनांक और क्वथनांक पर निर्भर करता है, ठीक। जैसे किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं या किसी भी द्रव को गर्म करते हैं और आयतन बढ़ा देते हैं तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। या दाब को कम कर देते हैं या गर्म पानी में आयतन को घटा देते हैं, ठीक है, तब दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि गर्म करने पर जब किसी वस्तु का आयतन या किसी पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, यहाँ पर देखो हम पहली बात तो गर्म कर रहे हैं, दूसरी चीज़ है उस पदार्थ का क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है। तब ऐसे पर जब दाब को हम बढ़ा देते हैं, ठीक, दाब को बढ़ा देते हैं तो उसका गलनांक क्या होगा? जाहिर सी बात है, यदि किसी भी वस्तु का हम आयतन बढ़ा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, आयतन बढ़ रहा है और दाब बढ़ा रहे हैं, तो इससे उसके गलनांक पर भी प्रभाव पड़ेगा और गलनांक में क्या होगा? गलनांक उसका बढ़ जाएगा। क्या होगा? गलनांक बढ़ जाएगा। अब वही चीज़ इसे ही हम बदल देते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि आयतन बढ़ जाता है, इसे घटाकर कर दो, आयतन घट जाता है। तब दाब बढ़ाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा कि उसका गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। याद रहेगा। ये बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर यदि आयतन बढ़ जाता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? गलनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है। और वही चीज़ अगर आयतन घट रहा है तो गलनांक
घट जाएगा। दोनों चीज इस पर निर्भर करेगा आयतन बढ़ रहा है या घट रहा है। अब इसी तरह एक चीज होती है क्वथनांक, ये तो हो गया गलनांक, ठीक। अब बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक इसके अपोजिट होता है। जब द्रवों के क्वथनांक पर हम दाब को बढ़ा देते हैं तो जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है, ठीक। और जब मतलब घटा देते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसे ऐसा देखो, क्या प्रभाव पड़ेगा द्रवों के क्वथनांक पर दाब बढ़ाने पर, क्या प्रभाव पड़ेगा द्रवों के क्वथनांक पर। जब भी हम दाब को बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक घट जाएगा, याद रहेगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन जब हम दाब को कम कर देंगे तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। ये इतना याद रखना कि द्रवों पर दोनों, देखो गलनांक और क्वथनांक दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है और पदार्थ उसका आयतन बढ़ जाता है, गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, तो ऐसे समय पर जब हम दाब लगाते हैं या दाब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। वहीं पर जब किसी वस्तु को गर्म करते, पदार्थ को गर्म करते हैं, उसका आयतन कम हो जाता है और दाब लगाते हैं तो उसका जो गलनांक है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि आयतन घट गया है। अब इसी के विपरीत होता है क्वथनांक। जब हम किसी वस्तु पर मतलब किसी भी क्वथनांक पर दाब बढ़ाते हैं तो वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या क्वथनांक घट जाएगा। लेकिन यदि हम दाब कम करते हैं तो क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा, क्वथनांक उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब बात करते हैं कि हम घनत्व वगैरह जो है द्रव के, इसे कैसे मापते हैं, क्या करते हैं। तो दरअसल द्रव के घनत्व को मापने के लिए, द्रव के घनत्व को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर। एक चीज देख लेना कि दो प्रकार के यंत्र हैं, एक है हाइड्रोमीटर, एक है हाइग्रोमीटर। तो जो द्रव का घनत्व नापता है वो हाइड्रोमीटर है, याद रहेगा। द्रव के घनत्व को नापने वाला हाइड्रोमीटर है, जबकि आर्द्रता, क्या चीज, आर्द्रता का मापन करने वाला, द्रव के आर्द्रता या फिर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापन करता है, उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर, ठीक। अब बात करते हैं कि जो घनत्व होता है या जो दाब होता है, कोई भी बर्तन होता है तो सबसे अधिक दाब कहां पर होगा। किसी भी बर्तन में, किसी भी बर्तन में दाब सर्वाधिक कहां पर होगा, तो उसकी तली में होगा। कहां पर होगा, उसकी तली में होगा, ठीक। इतना याद रखना कि कोई भी बर्तन या कोई भी पात्र या कोई भी पदार्थ हो, जब हम दाब की बात करते हैं कि दाब सबसे अधिक कहाँ पर होगा, तो सीधा होगा कि वो सबसे अधिक दाब उसकी तली में होगा। अब एक चीज देखना है कि एक पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं दूध, ठीक। इस दूध को या इसकी शुद्धता को जांच करने के लिए एक मीटर है, उसे हम कहते हैं लैक्टोमीटर। क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर। ये क्या करता है, दूध की शुद्धता का मापन करता है। क्या करता है, दूध की शुद्धता का मापन करता है, याद रहेगा। आज का ये चैप्टर यहीं तक था। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमने पिछली बार आपको ग्रेविटी पढ़ाया था उससे अलग कहीं से नहीं आएगा। आज हम आपको बात किए हैं दाब की, प्रेशर की। तो ये प्रेशर आपके लिए संपूर्ण है और इससे बढ़कर कहीं से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।